सकता है एक्टिवेट करने के लिए, एडजस्ट होने के लिए वक्त तो देना पड़ता है ना, तभी तो एडजस्ट हो पाओगे। एक दिन में 3 घंटे में 4 घंटे में क्या पता चला कि एनवायरमेंट कैसा है? तो धैर्य रखना होगा भाई, अदरवाइज तो सूट कहीं हो नहीं पाएगा ये, है ना? चलो कोई नहीं, तुम तो डटे हुए हो, कई लोग डटे हुए बहुत टाइम से देख रहा हूँ मैं। तो सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो भी लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वो सूरज बनने में वक्त लगे तो ले लेना, तो वो वक्त ले लेना, तो वक्त तो लेना पड़ेगा वरना काम नहीं होगा भाई। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, वक्त तो लगेगा, है ना? तो इतने जल्दी हौसले नहीं हारने हैं कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ऐसा अलग तो कुछ नहीं है। अरे भाई नर्सिंग में पढ़ा है वही सब्जेक्ट सारे पढ़ रहे हो ना अभी, तो कई लोगों को बहाने होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा अलग है कुछ क्या? भाई नर्सिंग में पढ़ा है वही चीज है कि कुछ अलग है? थोड़ा और डिटेल में हो सकता है, बाकी है तो वही। तो थोड़ा मन को समझाना पड़ेगा, मन तो बहुत चंचल चिड़िया है, वो उड़ना चाहता है? तो चिड़िया कंट्रोल में है बेटा। अच्छा ठीक है, चल के आगे शुरू कर दो, यहाँ तक हो गया था। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब यही है कि पेशेंट को जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखना और रिलीव नहीं करना, हॉस्पिटल से जाने नहीं देना, विदाउट कंसेंट विदाउट नीड। अगर रिस्ट्रेंट का यूज किया जा रहा है उसको भी हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। ये हो गया था, फ्रॉड हो गया था, नहीं हुआ? अब होगा फ्रॉड तुम्हारे साथ, है ना? तो फ्रॉड का मतलब क्या है कि फॉल्स फैक्ट बता के, ऐसे झूठे फैक्ट बता के, झूठे वादे करके ट्रैप कर लेता। जैसे फोन पे कॉल आता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, एक्टिवेट करने के लिए एक दबाए, एक दबाया, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें, दर्ज किया, थोड़ी देर पता चला कि अकाउंट में 23 रुपए थे, योर अकाउंट डेबिटेड विद अमाउंट ऑफ 23 रुपीज, बोलो भाई मामला खत्म। तो फ्रॉड इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन देके फंसा लेना, धोखा करना, छल करना, क्या कहलाता है? फ्रॉड कहलाता है। तो पर्पसफुल फॉल्स प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट टू क्रिएट डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा, ठगना। हम्म? तो ये हॉस्पिटल में फ्रॉड कैसे हो सकता है? कैसे हॉस्पिटल में फ्रॉड ऐसे हो सकता है कि कोई पेशेंट आया ओपीडी में दिखाने के लिए, देखा बहुत लंबी लाइन है, 100-200 लोग आगे लाइन में खड़े हैं, तभी एक मास्क बांधा हुआ और आदमी आया, उसके पास कार्ड बनाना है, नंबर लगा दूंगा, 2000 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, दिखा भी दूंगा, जांच भी करा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है यार, ये नंबर कब आएगा, इतनी दूर से आया हूँ दिखाने, 2000 दे देता हूँ। वो उसे 2000 लिया और फिर गया एम से बाहर, मस्त अपना बाहर क्या ले लिया, दवाई ले ली अपने उसने उस 2000 की, हाँ मालिक वाली दवाई। ठीक है, हॉस्पिटल में फ्रॉड ऐसे हो सकता है कि जांच करवा दूंगा, प्रोसेस जल्दी करवा दूंगा, बेटर ट्रीटमेंट करवा दूंगा, ऐसे फ्रॉड किया जा सकता है। तो लिख लिया, ये फ्रॉड एक लाइन ही थी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या होगा? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी क्या होता है? हुँ? क्या प्राइवेसी है तुम्हारी? यहाँ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब है चाहे कॉन्फिडेंशियलिटी हो या पेशेंट को अननेसेसरी एक्सपोज करना। अननेसेसरी एक्सपोज करने का मतलब है एक ड्रेसिंग होनी है वार्ड के बीचों बीच, बिना स्क्रीन कर्टन लगाए पेशेंट को लगा रखे हैं, कहते हैं ड्रेसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल में प्राइवेसी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मेल का क्या बेचारे को कहीं फटक सकता है ना? मतलब उसको ये समझ करना कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा है, बट ऐसा नहीं करना है, पेशेंट पेशेंट है, सबका ख्याल रखना, मेल फीमेल दोनों का। तो अननेसेसरी एक्सपोजर और डिस्कशन ऑफ क्लाइंट केस अनलेस ऑथराइज्ड लीड्स टू वायलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। या फिर पेशेंट के बारे में, किसी पेशेंट का कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कोई एचआईवी पॉजिटिव है या कोई कुछ अलग केस है, उसका अननेसेसरी डिस्कस कर रहे हो लोगों के बीच, अननेसेसरी, आप उसके लिए ऑथराइज नहीं हो, फिर भी घूम घूम के वार्ड में सबको बता रहे हो ध्यान रखना वो एचआईवी पॉजिटिव है। तो क्या ध्यान रखेगा भाई, ऐसा एचआईवी क्या हवा में उड़ रहा है? निडल प्रिक तो किसी भी मरीज की नहीं होनी है, हो सकता है बिना जांच के भी वो एचआईवी पॉजिटिव होगा। तो वो ध्यान रखना है कि जब भी किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी या अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ पेशेंट, पेशेंट को अननेसेसरी एक्सपोज कर देना, बिना कपड़ों के ड्रेसिंग करना, कैथेटराइज करना, कर्टन नहीं लगाया, ये सब इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में आएगा। अगला आता है आपका डिफामेशन। डिफामेशन क्या है कि किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए, इज्जत खराब करने के लिए उसको बदनाम करना। डिफामेशन का मतलब होता है बदनाम, नाम खराब करना, नाम खराब करना। नाम खराब कैसे कर सकते हो? या तो लिख के कर सकते हो या फिर मुंह से बोल बोल के कर सकते हो। जैसे सिलेंडर का है ओरल डिफामेशन, ओरल डिफामेशन का मतलब है घूम घूम के पूरे गांव में बता दिया कि रामलाल चोर, हर किसी को बता रहा है रामलाल चोर है, रामलाल चोर है। भाई साहब ये क्या है? एक्चुअली रामलाल चोर नहीं है, फिर भी इंसान घूम घूम के बता रहा है। दूसरा होता है रिटर्न वाला, जिसको हम लिबेल बोलेंगे। लिबेल का मतलब लिखा हुआ, एल से याद रख सकते हो, लिबेल यानी लिखा हुआ, लिखा हुआ यानी रिटर्न, अच्छे छपा दी न्यूज़पेपर के साथ हरकत बंटरा पर्चा, फोटो छपके रामलाल रामलाल चोर है। ठीक है, ये रिटर्न डिफामेशन है, रिटर्न डिफामेशन है। तो किसी को बदनाम वर्बली किया जा सकता है या फिर रिटर्न में किया जा सकता है। वर्बली करने वाले को हम सिलेंडर कहेंगे और रिटर्न में पर्चे छपवा के अगर किसी को बदनाम कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? लिबेल कहेंगे। तो पर्चे बंटवा दे हैं, नाम किसका लिखना रामलाल की जगह? तो फ्रॉड का मतलब यही है, झूठा झांसा देके किसी को ठग लेना, धोखा देना, क्या कहलाता है? फ्रॉड कहलाता है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब यही है, किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक करना या पेशेंट को अननेसेसरी एक्सपोज करना। अननेसेसरी एक्सपोज करना क्या कहलाएगा? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इसके अलावा डिफामेशन में यही है कि पेशेंट की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए उसको बदनाम करना। अगर रिटर्न में बदनाम कर रहा है तो लिबेल कहलाएगा, ओरली और वर्बली उसको बदनाम कर रहा है, डिफेम कर रहा है तो क्या कहलाएगा? स्लैंडर कहलाएगा। तो लिबेल से याद रख लोगे लिखा हुआ, और लिखा हुआ है तो लिख लिया तुमने, लिख लिया भाई। चलो आज तेज हो गए हो तुम, किसी के साथ एक क्वेश्चन आ गया है, बताओ। वो एमएससी नर्सिंग वाला उसको करेक्ट कर लेना, 60 की जगह 59 है, कर लिया था कल, लिखा था ना एमएससी नर्सिंग स्टार्टेड, 60 की जगह 59 कर दो उसको। इसका क्या लग रहा है?
असॉल्ट, मार दूंगा, चीर दूंगा, काट दूंगा, गोली मार दूंगा, है ये सब क्या है, असॉल्ट में आएगा, इंटेंशनल है। फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मर्डर का मतलब तो क्या है, मर्डर को क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड में, क्या बोलेंगे, हाँ मर्डर का तो चार्ज लगता है, वैसे मर्डर के लिए क्या वर्ड है, होमिसाइड, क्या वर्ड है, होमिसाइड, यानी कि एक्ट ऑफ किलिंग वन ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन। क्या हुआ, सुसाइड है, वो क्या है, इंसान का मर्डर कर देना क्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है, और खुद को सू करके साइड कर लेना, सुसाइड है, वो क्या है, सुसाइड है। क्या हुआ, सुसाइड का मतलब है एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ, एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ। फुबासी नहीं ले भाई, आगे बैठ के भी पीछे भेज दूंगा, फुबासी वाले पीछे पीछे भेज देने को बुलाते हो, अगली बार दिखा तो भेज दूंगा, ठीक है। हम्म, थोड़ा खुद को तपा हुए, कंफर्ट जोन से नए बच्चे जो आए हैं, वो कंफर्ट जोन से आए हैं, और कंफर्ट जोन मतलब सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान को, उसको छोड़ना आसान नहीं होता है ना, क्योंकि माइंड और बॉडी तकलीफ झेलने को तैयार नहीं होती है इजीली। तो तपस्या करोगे तो ही कुछ मिलेगा, तपस्या करोगे तो ही कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तुम चाहो सोते सोते मजे करें, घर रहे वहीं रहे और बिना पढ़े कुछ नहीं, और 1 लाख मिल जाए महीने के, ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल है क्या, ऐसा तो तब हो सकता है कि कोई बड़े पैसे वाले को फंसा लो और उससे शादी कर लो। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ऐसा कभी नहीं होगा, अगर निकम्मा निकला रहेगा तो भाई साहब कोई नहीं मिलेगी, है ना। तो तुम तो इस बात पे विश्वास रखना ही मत, तुम तो सिर्फ मेहनत करो, तुम्हारे पास ओनली ऑप्शन एक ही है, मेहनत, है ना। तो ऐसा नहीं करना बेटा, मेहनत करनी है, पढ़ाई करो तुम, बस हो जाएगा। तो इंट्रोजन समझ गए तुम लोग, समझे नहीं, समझे नहीं, मैं उधर आऊं पूछूं उधर आके, समझे क्या, पक्की बात है, पूछो, नजरें चुरा रहे हो, कुछ बात है लगता है, नजरें चुरा रहे हो, मतलब कोई बात है, ले बेटा तू ही बता दे, हाँ बेटा बता, आप बताओ, बताओ, हाँ बताओ, फैलो नहीं बताओ, हम्म, हाँ क्राइम कैसा, सुसाइड वाला, तो जुर्म हो गया बेटा, मैं सुसाइड करूंगा ऐसा करेगी तो, सुसाइड कहाँ लिखा है बेटा, कहाँ है सुसाइड, सुसाइड नहीं मर्डर, दूसरे को मारता है ये, खुद नहीं मरेगा, बैठो, ऐसा मत करो, मजबूर कर दोगे तो मुझे सुसाइड करने के लिए, तो मैं करूंगा नहीं, है ना।
कुछ नहीं है। क्राइम में दो चीजें आएगी, एक है फेलोनी का मतलब सीरियस क्राइम है, बड़ा क्राइम, जुर्म कर दिया, मर्डर भाई, किसी को मार दिया, ये क्या है फेलोनी। मिसडेमेनर का मतलब लेस सीरियस क्राइम है, लेस सीरियस क्राइम है जिसमें सजा भी कम है। इंट्रूजन तुमको पता है, किसी की प्राइवेट अफेयर्स में टांग अड़ा देना इंट्रूजन है। पब्लिक डिस्क्लोजर, दूसरों के बारे में बताना, दूसरों को जा जाके बताना किसी का पर्सनल अफेयर, दूसरों को जा जाके बताना किसी का प्राइवेट अफेयर या पर्सनल अफेयर। बिना परमिशन फोटो यूज कर लेना एप्रोप्रिएशन है, बिना परमिशन फोटो यूज कर लेना एप्रोप्रिएशन है। मेलेस क्या है कि इन्फॉर्मेशन फॉल्स है फिर भी पब्लिश कर दी, इन्फॉर्मेशन फॉल्स है फिर भी पब्लिश कर देना, क्या कहलाएगा, मेलेस कहलाएगा। ऐसे ही कल इंटेंशनल टॉट बताए थे, इंटेंशनल टॉट क्या क्या बेटा आप बताओगे, ऊपर देखते हुए, चाहे इधर ना देखो उधर देख के बता दो, पर बताना ऊपर देखते हुए। हम्म असॉल्ट। हम्म और पूछा क्या है मैंने? हाँ और बोलो, आगे बोलो, इंटेंशनल टॉट पूछा है ना, हाँ और बोलो। मामला गंभीर है ना भाई, बैठ जा बेटा बैठ जा। अनइंटेंशनल टॉट में तीन ही चीजें याद रखनी है, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटीज। नेग्लिजेंस क्या है कि ऐसा काम कर दिया उसने कि उसकी जगह मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता, यानी कि क्या हुआ है, ध्यान नहीं दिया है, लापरवाही है, क्या है, लापरवाही है, लापरवाही की है उसने। अगर उसकी जगह मैं होता तो ऐसी लापरवाही नहीं करता। जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट था, पता है अनकॉन्शियस पेशेंट गिर सकता है, साइड ऊपर करनी है बेड की, अब उसने लापरवाही करी, उसने नहीं करी, पेशेंट गिर गया और चोट लग गई। कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, बताया गया है हाइपरटेंसिव बीपी ज्यादा रहता है, तो ऑनली बीपी मॉनिटरिंग और चार्टिंग है, और उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इफ ब्लड प्रेशर फाउंड अबव 160/100 देन इन्फॉर्म टू फिजिशियन, बट उसने बीपी ही नहीं लिया, हल्के में ले लिया, लापरवाही कर दी, पेशेंट को स्ट्रोक हो गया। ये क्या है, नेग्लिजेंस है। माल प्रैक्टिस इसका बड़ा वर्जन है जिसमें प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में मेडिकेशन एरर, प्रोसीजर एरर, इसका मतलब सब स्टैंडर्ड केयर है, बिलो स्टैंडर्ड केयर देंगे। बिलो स्टैंडर्ड केयर का मतलब है हर प्रोसीजर की एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती है, उसको हम फॉलो करना है। मेडिकेशन की गाइडलाइन है, राइट्स है, रूट्स के राइट है, हर चीज के गाइडलाइन दी हुई है। प्रोसीजर में भी एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करना है, सबकी गाइडलाइन है। अगर उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो सब स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड और लो स्टैंडर्ड का जब केयर दिया जाएगा वो माल प्रैक्टिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माल प्रैक्टिस। ठीक, क्या पपीता ले लो। लीगल लॉ के टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है भाई, ये प्राइवेट एग्रीमेंट्स है कंपनी और इंडिविजुअल्स के बीच। जैसे कॉन्ट्रैक्ट विद वैकेंसीज आती है जिसमें जॉब देते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि आप 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में कंसोलिडेटेड सैलरी यानी फिक्स सैलरी 25,930 रुपए पे रखे गए हो। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। ये क्या है, ये कौन सा लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसमें बस कुछ लिखा होगा, जब भी पाया गया कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आपको निकाल दिया जाएगा, है ना, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप परमानेंट होने का हक जताओ। ऐसे कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, आपको इतने घंटे काम करना ही करना है। तो ये सब क्या कहलाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहलाता है। फिर आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ कौन सा आपका, टॉर्ट है। सिविल लॉ क्या है, टॉर्ट, टॉर्ट एक सिविल लॉ ही है। सिविल लॉ किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या उसके राइट्स के अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा हो तो कौन सा लॉ लगता है, सिविल लॉ लगेगा। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल्स है, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच का है, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच का है, जिसमें मर्डर के चार्जेस, बहुत सारी आईपीसी धाराएं, अलग अलग जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होगी वो धाराएं लगेगी उस इंडिविजुअल पे, अगर उसने कुछ क्राइम किया हो तो वो लॉज सारे क्रिमिनल लॉज कहलाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्राइवेट पर्सन, कंपनी या फिर किसी इंडिविजुअल के बीच हो सकता है। दूसरा जो आपका सिविल लॉ है, ये पर्सन के राइट्स और प्रॉपर्टीज को नुकसान कोई पहुंचाए, उसके राइट्स को कोई नुकसान पहुंचाए उसमें काम करता है। और क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल एक्टिविटीज में काम करता है। आंखें खोल ले बेटा, कौन आप, हाँ, हाँ वही चश्मे वाली, यूं बैठी जो हाथ हटा ले, यूं सपोर्ट सिस्टम हट जाएगा तो जग जाएगी यूं। तुम भी हटा लो, हाथ हटा लो। इस हाथ से क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाती है और नींद की अच्छी पोजीशन हो जाती है। तो हाथ यूं रहेगा तो यूं होगा तो नींद खुल सकता है। तो 3 लॉ लिख लिए, नहीं लिखे, लिखो लिखो, कोई नहीं, आराम से लिखो। लिखने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, कोई तकलीफ है बेटा, नहीं है, नहीं है तो कॉपी मेरे साथ भिजवा सकते हो, मैं कल लिख के लाके दे दूंगा, है ठीक है बेटा। क्या पहलवान बहुत सीरियस लग रहे हो, नए हो कि पुराने हो, नए हो तभी सीरियस लग रहे हो, हंसो मस्त रहो। कुछ मामला भारी सा तो नहीं लग रहा कुछ, नहीं बैठे रहो, कुछ वैसा वजनदार तो नहीं लग रहा। कहाँ के रहने वाले, लखनऊ यूपी के बहुत सारे दोस्त हैं अपने इधर, कहाँ गई वो गैंग आज इधर दिख नहीं रही है, आज कहीं गए हुए हैं, ये एक आध है, बात बात करो उनसे, इंट्रोडक्शन नहीं किया तुमने, करो भाई, एडजस्टमेंट में हेल्प करो एडजस्टमेंट में हेल्प करो इनकी। हो गए 3 लॉ हो गए भाई, अरे मुंह से नहीं लिखना बेटा, हाथ से लिखो, हाथ से। टॉट लॉ तुमको पता ही है, वही सिविल रॉन्ग है। टॉट लॉ क्या है, वही सिविल रॉन्ग वाला है। हाँ, क्या हुआ, वापस आओ उधर, मैंने सोचा कुछ रह गया, वापस बुला रहे उधर। कितने पेन है भाई, 5-6 पेन हाथ में, एक गिरा दिया, हो गया, ठीक है। एक ये गुड स्मार्टर लॉ होता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये लॉ क्या है कि पहले लोग डरते थे कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा है कोई, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, पुलिस को कॉल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पुलिस वाले उससे इंक्वायरी करेंगे, तूने कैसे देखा, कहां देखा, कौन टक्कर मार के गया, तूने देखा क्या, पुलिस थाने चलो, दवाई दो, ये करो। तो कोई लोग हेल्प नहीं करते थे, इससे क्या होता था, लोगों को इमीडिएट केयर नहीं मिल पाती थी, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता था, डेथ ज्यादा होने लगती थी। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत जो भी हेल्प करेगा
उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी, पुलिस उससे कुछ नहीं पूछेगी, आपका फर्ज था, आपने हेल्प करके हॉस्पिटल छोड़ दिया, अब किसने छोड़ा क्यों छोड़ा उससे पुलिस को कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या होगा, लोग वॉलंटरी हेल्प करेंगे, डरेंगे नहीं। नहीं पहले उनको लगता था कौन थाने के चक्कर काटेगा, पुलिस स्टेशन कौन जाएगा, मरने दो निकलते हैं। तो अभी हेल्प करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। उस लॉ का रूल नाम क्या है, गुड स्मैटन लॉ। इन इमरजेंसी सिचुएशन फर्स्ट एड जो भी देगा उसके खिलाफ कोई लीगल इंक्वायरी और एक्शन नहीं होगा। इस लॉ को बोलते हैं हम गुड स्मैटन लॉ। तो तुम लोग भी जब भी कोई एक्सीडेंट वाला दिख जाए, किसी को हार्ट अटैक आ गया चलते चलते, गिरा हुआ है चक्कर आके, पास से निकलना नहीं मुंह चक्कर के कि मरने दो कौन करेगा, है कुछ नहीं कर सकते, तो किसी और को बुला के बता सकते हो, पुलिस को कॉल लगा सकते हो। हम्म ऐसा कर दोगे, एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो। कितने नंबर एम्बुलेंस के है, यहाँ यहाँ राजस्थान के 108 है यहाँ। पुराना 108 था, अभी कितना कर दिया, अभी शायद 112, तो पीसीआर अलग वेन है, पुलिस की है अलग पीसीआर गाड़ी है, उसका 112 है। एम्बुलेंस तो पुराने वाली 108 ही है। हर स्टेट का अलग अलग नंबर होता है अपना। हो गया ये, तो गुड स्मार्ट एंड लो आपको याद रह जाएगा। क्या है बेटा बताना, क्या समझ में आया तुमको। ऊपर देख के बताओ, जब समझ में आया तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा हुआ सामने भी है वहां भी है। जैसा समझ में आया अपने शब्दों में बताइए। गुड स्मार्ट एंड लॉ एक सिंपल लॉ है जिससे लोग इमरजेंसी सिचुएशन में, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कुछ भी इमरजेंसी हुई हो, उसमें उसकी फर्स्ट एड में हेल्प करेगा, उसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसको प्रोटेक्ट करने का लॉ है, क्या है, गुड स्मार्ट एंड लॉ कहलाता है। फिर क्वेश्चन और आ गया, बता दो जल्दी से। पता है तुमको एथिक्स क्या होता है, एथिक्स, एथिक्स क्या है, एथिक्स इज मॉरल प्रिंसिपल्स। क्या गलत है क्या सही है, क्या गलत है क्या सही है, मॉरल वैल्यूज और मॉरल प्रिंसिपल्स क्या कहलाते हैं, एथिक्स कहलाते हैं। हो गया एथिक्स, एथिक्स खत्म। तो याद रख लेना है अनइंटेंशनल टॉर्ट और इंटेंशनल टॉर्ट। अनइंटेंशनल में क्या क्या है, तीन बताए थे मैंने, माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटीज। इंटेंशनल यानी जानबूझ के किया गया एक्ट है, और जानबूझ के में फ्रॉड हो सकता है, और बैटरी हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो सकता है। ये सारी चीजें किसमें आएगी, किसमें आ जाएगी, इंटेंशनल में। बैटरी का मतलब, बैटरी क्या बेटा, हाँ यू, बाकी सब चुप, विदाउट कंसेंट। हाँ मैंने पूछा इनसे था पर तुमने बता दिया। याद है बेटा आपको बैटरी, नहीं आपके पीछे बीच में, हाँ यू व्हाइट टी शर्ट, हाँ कहाँ के रहने वाले हो, समझ में आ रहा है हिंदी। अरे आपके पीछे तो जो खड़ी हुई और जो अभी आगे बोली यू यू, उसके बीच वाली, हाँ यू, कहाँ के रहने वाले हो, दिल्ली के हो तो हिंदी आती है ना, फिर यूं एक्सप्रेशन से ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग बोल गया। तो नर्सिंग प्रोसेस जिसको एनसीपी कहा जाता है, नर्सिंग केयर प्लान बनते हैं। ये प्रोसेस का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को स्टेप फॉलो करके पेशेंट का केयर प्लान करना है, केयर प्लान करना है, इसको ब्लूप्रिंट ऑफ केयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ केयर। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट बोल सकते हो या एनसीपी बोल सकते हो। तो ये एक सिस्टमैटिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जिससे पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड प्रायोरिटी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव केयर देना है। इंडिविजुअल केयर वो भी किस बेस पे दी जाती है, हमेशा प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, कौन सी नीड को पहले प्रायोरिटाइज करना है, कौन से पेशेंट को पहले प्रायोरिटाइज करना है, वो सब प्रायोरिटीज में सेलेक्ट करना है, प्रायोरिटी बेस है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब क्या है, कंप्लीट केयर है, कंप्लीट केयर उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, ये सारे वाले केयर क्या कहलाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव केयर कहलाएंगे। तो नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बोल सकते हो, जिससे इंडिविजुअल पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर देना है, प्रायोरिटीज के हिसाब से, प्रायोरिटीज के हिसाब से। इसको नर्सिंग केयर प्लान या ब्लूप्रिंट ऑफ केयर बोला जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ केयर। नर्सिंग प्रोसेस आल्सो नोन एज, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, ब्लूप्रिंट ऑफ केयर, ब्लूप्रिंट ऑफ केयर। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट मतलब क्या है, ब्लू कलर का प्रिंट आउट। तो ब्लूप्रिंट का मतलब, हाँ मैं बोल सकता हूँ, आउटलाइन बोल सकते हो, गाइडलाइन बोल सकते हो, कैसे कैसे केयर देना है, क्या क्या स्टेप से देना है, उसकी आउटलाइन है। बहुत बनाया केयर प्लान तुमने, केस स्टडी एंड केयर प्लान, कॉपी किए सारे। बहन तेरा बन गया तो मुझे दे दे, मैं आज लिख लूंगी, रात रात में लिख लूंगी, है ऐसा, ऐसा टिपा है ना सबने कॉलेज में। एक दो होशियार बच्चे थे जो टाइमली बना लेते हैं, फिर उसके पीछे पीछे जाके उनका लेना है और देख के अपने भर देना है। ऐसा किया या मन से बनाया, मन से बनाया कभी, बनाया था, होशियार बच्चे तुम। हो गया ये नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन, बातें ना करो रे आपस में। हो गया डेफिनेशन, समझ में आ गया क्या है नर्सिंग प्रोसेस। ओ पहलवान ही ना करना, बता बेटा बता, हो गया लिख के, वो अभी भी हंस रहा है, उसको समझ, अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। हाँ दिखा दिखा, स्टेप्स क्या क्या है याद है तुमको। सबसे पहले इसको लाइडिया हॉल ने दिया 1955 में, दिया किसने दिया, 1955 में। उसके बाद इसमें और मॉडिफिकेशन हुए, इडाजीन ऑर्लेडो नाम के आदमी ने 1958 में 4 स्टेप्स दिए, कितने दिए, 4 स्टेप्स दिए। उसके बाद जो विडेन ने है 1963 में 5 स्टेप्स दिए, और हम अभी इसी को फॉलो करते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं, ये विडेन या वाइडेन बोलो जो भी है। इसमें 5 स्टेप्स क्या क्या है, असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। वन बाय वन स्टेप्स देखेंगे आगे। पहले इतना लिख लो कि हम क्या फॉलो करते हैं।
लिखने में आलस नहीं करना है, लिखोगे तो ही आगे पढ़ पाओगे। नहीं लिखोगे, तुमको लगता है ओ माय गॉड इतना कौन लिखे, आप ही बुके, तो अगर नहीं लिखोगे तो दिमाग से तो साफ हो जाना है, पढ़ोगे किससे वापस, वापस किससे पढ़ोगे भाई, फोटोकॉपी, फिर तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। खुद का लिखा हुआ पढ़ने में और एक बुक को पढ़ने में बहुत फर्क होता है। खुद का लिखा हुआ तुम रिवाइज कर लोगे, 1 घंटे में 500 पेज रिवाइज कर सकते हैं खुद के हैंड रिटन नोट्स, और 500 पेज की बुक पढ़ने में 6 महीने लगेंगे। हम्म फर्क नहीं है। इसलिए खुद लिखो, क्या करोगे इन हाथों का, लिखो इनसे। हाँ खाना खाओगे, पर इन हाथों से अभी लिखोगे तो अच्छा अच्छा खाना खाओगे, पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, है ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस को नंदा ने दिया है, किसने दिया, नंदा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके नर्सिंग डायग्नोसिस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो किसके है भाई ये है नंदा, और नंदा है क्या, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस की एसोसिएशन है, इसने दिया और यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और ये नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन कब बनी थी, तो 1982 में बनी थी, 1982। तो नर्सिंग डायग्नोसिस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किसके है, नर्सिंग डायग्नोसिस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वो है नंदा। कौन है वो, नंदा। बहुत दूर काहे चले गए हो, है यूपी में बैठ गए जाके उधर, दो बालिकाएं बहुत दूर बैठी हुई है और आपस में बातें भी कर रही है, क्या मामला बेटा, हम्म हो गया, अरे क्या चाहता है। तो याद रख लो, नर्सिंग डायग्नोसिस दिए नंदा ने, किसने दिए, नंदा ने दिए। अब फेजेज और स्टेप्स देखें, जिसको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, फेज बोल सकते हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के फेजेज, एलिमेंट और स्टेप्स क्या क्या है। तो फेजेज, स्टेप्स और एलिमेंट में सबसे पहले असेसमेंट देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, असेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जैसे पेशेंट आया सबसे पहले असेसमेंट ही करना है। असेसमेंट करेंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट हॉस्पिटल क्यों आया है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इसको पेशेंट को असेस करेंगे, उसको देखेंगे, तभी पता चलेगा पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो ये पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्ट करने की सबसे अच्छी टेक्निक है असेसमेंट। तो असेसमेंट क्यों करेंगे भाई, देखो, सिस्टमैटिक एंड डेलिब्रेट वे टू कलेक्ट डाटा एंड टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम। जब पेशेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि पेशेंट को हेल्थ प्रॉब्लम है क्या, पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना है। असेसमेंट का मतलब है एग्जामिनेशन। इसमें असेसमेंट किससे किया जा सकता है, टेक्निक्स क्या हो सकती है असेसमेंट की, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री कैसे लेंगे, इंटरव्यूइंग, बाय इंटरव्यूइंग पेशेंट का इंटरव्यू लेंगे, बताओ क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, पेशेंट से पूछेंगे कहाँ कहाँ दर्द होता है, कौन से हाथ में वीकनेस लग रही है, ये सब क्या इंटरव्यू है। उसके बाद नंबर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन का। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को हेड टू टो एग्जामिन करेंगे और जो एब्नॉर्मलिटी फाइंड आउट होगी उसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद है रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, पेशेंट की पुरानी जांच है, इन्वेस्टिगेशंस, कहीं सीटी स्कैन करवाया है, एक्सरे करवाया है, ब्लड टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उसकी रिपोर्ट से कलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें कलेक्ट करना है, कहाँ करना है, असेसमेंट में करना है। डाटा में सब्जेक्टिव हो सकता है या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पेशेंट बताएगा, पेशेंट वर्बलाइज करेगा, वो सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव को हम सिम्टम बोल सकते हैं, पेशेंट बता रहा है उसके पेट में दर्द रहता है, उसके पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, ऐसा अगर पेशेंट बता रहा है, सब्जेक्टिव डाटा है। ये क्या डाटा है, सब्जेक्टिव डाटा। और सब्जेक्टिव डाटा को हम कोवर्ट डाटा बोलते हैं, याद रखना ये कोवर्ट वर्ड, सब्जेक्टिव डाटा कोवर्ट डाटा कहलाता है। इसमें पेशेंट खुद डाटा देगा, पेशेंट खुद डाटा देगा। और ये कैसे देगा, डाटा कलेक्शन कैसे होता है, ये बाय इंटरव्यूइंग। ऐसा क्वेश्चन क्या हुआ है, अब तुम वहां बैठ के सोचो कैसे लेंगे डाटा सब्जेक्टिव। क्वेश्चन क्या है कि by which method you collect subjective data from patient, by which method you collect subjective data from patient, option था इंटरव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स। अब तुमको क्या करना है, इंटरव्यू। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब पेशेंट को मुंह से बुलवाना है, तो पेशेंट से पूछेंगे भाई बता क्या दिक्कत है, तो वो बताएगा, वो डाटा क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव डाटा कहलाएगा। दूसरे वर्ड में इसको हम कोवर्ट डाटा बोलते हैं, कोवर्ट डाटा बोलेंगे। इसमें पेशेंट जो भी डाटा देगा वो है सब। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम साइन बोल सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो साइन हो सकता है। और इसको ओवर्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओवर्ट डाटा। यहाँ इन्फॉर्मेशन फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू की जा सकती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू की जा सकती है। कैसे करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन के द्वारा कलेक्ट किया गया डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाता है, या साइन बोल सकते हो उसको, या फिर ओवर्ट डाटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओवर्ट। तो सब्जेक्टिव डाटा कौन सा डाटा है, दूसरा नाम कोवर्ट, और ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या होगा। इतनी बेसिक चीज है, पर इस पे ध्यान देकर याद रखना है। सोर्स ऑफ डाटा होगा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स। 3 सोर्स से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। 3 सोर्स कौन कौन से होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी कौन है, पहले ये लिख लो, तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं, नहीं तो ये डाटा मिस हो जाएगा। पहले इतना लिख लो, तब डाटा जाएगा ना दिमाग में भाई। मैं जगह के आता हूँ कुछ लोगों को, कुछ लोगों को जगह के आ जाऊं। लिख नहीं रहे हो बेटा, बुक में लिखा है, अरे बेटा बुक में तो बहुत कुछ लिखा पड़ा है ना, नोट डाउन करो, तभी इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपका कंसंट्रेशन रहेगा। कहाँ के रहने वाले हो, मणिपुर के हो, हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा है, थोड़ा आता है, हो जाएगा हो जाएगा। तुमको जमने की बहुत जरूरत है बेटा, लिखो, नोट डाउन करो। आप ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होगा, नोट डाउन करो, रजिस्टर परचेज कर लो, नोटबुक खरीदो, उसमें लिखो। ऐसे बुक लेके बैठोगे, यूं जागोगे, यूं देखोगे, अच्छा इसमें है नहीं, यूं यूं करोगे ना, कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा। नोटबुक लाओ, उसमें लिखो है, देखो देखने से एक मिला ना। आगे दोबारा आएंगे आगे बाद में। हो गया ये भाई,
तो सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा सिंपल है। सब्जेक्टिव का मतलब है पेशेंट बताएगा, और जो पेशेंट बताएगा वो कोवर्ट कहलाएगा, इसको सिम्टम कह सकते हैं। और ये डाटा कलेक्ट करने की मेथड क्या है? बाय इंटरव्यू, बाय इंटरव्यूइंग द पेशेंट। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव डाटा जिसको हम साइन बोल सकते हैं या कोवर्ट डाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोवर्ट डाटा। और ये फिजिकल एग्जामिनेशन या ऑब्जर्वेशन से प्राप्त किया जा सकता है। चलो आगे, सोर्स ऑफ डाटा प्राइमरी, सेकेंडरी और एक टर्सरी भी होता है। लिख लो यहाँ भी, क्या पता ये जो नहीं लिखा है वही एग्जाम में आ जाए। तो प्राइमरी सोर्स कौन सा होगा भाई? तुम बताओ। पेशेंट। प्राइमरी सोर्स ओनली पेशेंट द्वारा बताया गया डाटा है। ओनली पेशेंट जो वर्बलाइज करेगा वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पेशेंट ओनली, पेशेंट ओनली को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा बोलेंगे। सेकेंडरी सोर्स में कौन होगा? हाँ, पेशेंट के फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव कोई भी हो सकता है। फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव कोई भी हो सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स पुरानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ये भी सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा डाटा का। अब टर्सरी सोर्स क्या है? टर्सरी सोर्स वो हेल्थ केयर वर्कर डाटा कलेक्ट करता है। जैसे डॉक्टर है, पेशेंट आया, पेट में दर्द रहता है, इधर दर्द रहता है, इधर खाता हूं तो उल्टी हो जाती है, ये हो जाती है। तब उसने उसको ऐसा लगा कि इसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तब वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की डिटेल कहां पड़ेगा? बुक में पड़ेगा, वेबसाइट में पड़ेगा। ये डाटा कलेक्ट कहां से कर रहा है? उस डिजीज कंडीशन से रिलेटेड डाटा कहां से ले रहा है वो? बुक से। किससे? बुक से या वेबसाइट से। ये हेल्थ केयर वर्कर डाटा कलेक्ट करता है। हेल्थ केयर वर्कर कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम बुक्स एंड वेबसाइट्स, यानी कि गूगल बाबा। तो वेबसाइट सारी कहां मिलेगी? गूगल पे मिलेगी। तो ये टर्सरी सोर्स है। तो प्राइमरी सोर्स डायरेक्टली पेशेंट से डाटा कलेक्ट कर लेना। सेकेंडरी सोर्स रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स एंड फ्रॉम द पेशेंट रिलेटिव, फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स। और टर्सरी सोर्स हेल्थ केयर वर्कर अपने रेफरेंस के लिए उस कंडीशन को डिटेल में पढ़ने के लिए बुक्स का रेफर करेगा, या फिर कुछ पर्टिकुलर मेडिकल की वेबसाइट्स होती है अलग अलग, उन वेबसाइट से वो डिटेल देखेगा। ये टर्सरी सोर्स है। तो तीनों सोर्स याद रह जाएंगे। चले आगे, लिख लिया भाई। अब असेसमेंट में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है या और स्टेप्स बोल दो, ये कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट बोल दो। तो असेसमेंट में करेंगे क्या? कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट में डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्ट करने हैं तो डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे? पेशेंट का इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और ये क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन है। क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन। तो भाई डाटा कैसे ले सकते हैं? पेशेंट से पूछ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेशेंट पेट पकड़ के यूं पड़ा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, ऑब्जर्व किया हमने, और बाकी हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन किया, जो भी साइंस मिले हमको उसको नोट डाउन करना है। जब डाटा कलेक्ट हो गया, पहले टिपो मत सुन लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है, मेरे को ऐसा पता चला है। जब तुम लिखने लग जाते हो तुम्हारे कान बंद है कि नहीं, तो इसलिए सुन लो पहले। डाटा कलेक्ट हो गया इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, फिजिकल एग्जामिनेशन से। पेशेंट आया, आते ही उसे बोल लिया, बताओ रामलाल क्या तकलीफ है, कहां पे दुख रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया, रिपोर्ट रिकॉर्ड सब देख ली। अब सारा जो डाटा आ गया उसका क्या करना है? उसको ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करेंगे सिस्टमेटिक वे में, अरेंज करना है, अरेंज इन सिस्टमेटिक वे। उसके बाद नंबर आता है वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट मतलब चेक करेंगे एक्यूरेट है कि नहीं है। वाइटल्स लिए फिजिकल एग्जामिनेशन का एक्यूरेटली लिखा है या नहीं लिखा हमने, पेशेंट ने बताया, और हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में जो डाटा मिला है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। पेशेंट बता रहा है उसका पेन हो रहा है यहाँ, हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसको हमें मिल रहा है अपेंडिसाइटिस। अब पेशेंट जो बता रहा है वो पेन अलग है, ये अलग है, तो डाटा को रीअसेस करना है। तो ये वैलिडेट करना है कि जो डाटा चेक कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है या नहीं, इसको हम वैलिडेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब एक्यूरेसी चेक करेंगे। अब जब एक्यूरेसी चेक कर ली है कि सारा डाटा सही है, अब क्या कर देंगे? डॉक्यूमेंट कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब तुम भी रिकॉर्ड कर लो। कर लिया, देखो कई जीनियसों ने साथ साथ कर लिया। बेटा मणिपुर वाले बच्चे 5 to 6 नोटबुक परचेज कर लो, मेक सेपरेट नोटबुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। ऐसा अलग अलग लिखना है, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, है ना? ठीक है, कल नोटबुक लेके आएगी, है ना? ऐसे नहीं आना। हो गया भाई? तो कर लोगे डाटा कलेक्ट। डाटा कलेक्ट करके जमा लेने का है, और जमा के चेक करेंगे एक्यूरेट है या नहीं। अगर एक्यूरेट है तो डॉक्यूमेंट कर देंगे। ये स्टेप्स किस में आएंगे? असेसमेंट में आएंगे। इस क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कैसे क्वेश्चन आ सकता है? which of the following is not an component or steps of assessment? They are not included in assessment, not included in assessment. या which of the following steps is known as checking the accuracy of data during assessment? during assessment तो आपको रखना है, उसमें ऑप्शन नहीं सारे होंगे, और आपको वैलिडेटिंग डाटा राइट करना है। क्या राइट करना है? वैलिडेटिंग डाटा। असेसमेंट के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट के टाइप्स क्या क्या है? इनिशियल असेसमेंट, नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। इनिशियल मींस स्टार्टिंग, शुरुआती। तो स्टार्टिंग इनिशियल असेसमेंट कब? व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड, जब पेशेंट इमरजेंसी में आया है उस टाइम उसका जो इमीडिएट असेसमेंट आप करोगे वो इनिशियल असेसमेंट कहलाएगा। क्लियर है या नहीं? अरे इनिशियल का मतलब है पेशेंट आया, उसको असेस किया तुमने, पेशेंट कहता आया सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, तुमने असेस किया, देखा सांस नहीं आ रही है, SpO2 चेक कर लिया, सैचुरेशन 80 आ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा के सेटल कर लिया, और भी असेस किया, चेस्ट में वीजिंग आ रहा है, ये वो सब असेस कर लिया। वो इनिशियल जो इमीडिएट असेसमेंट जो तुमने किया वो क्या असेसमेंट है? इनिशियल असेसमेंट कहलाएगा। फिर आता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट क्या है?
प्रॉब्लम फोकस का मतलब है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम असेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए असेस कर रहे हैं हाउरली असेसमेंट ऑफ इनटेक एंड आउटपुट इन क्रिटिकली इल पेशेंट। जैसे कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, किडनी फेलियर का पेशेंट है, फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है किडनी वाले में, तो हमको हाउरली इनटेक एंड आउटपुट चेक करना है, हाउरली इनटेक एंड आउटपुट चेक करना है। तो ऐसे ही किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम कुछ असेस कर रहे हैं, हाउरली इनटेक आउटपुट कर रहे हो, चाहे हाउरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हो, हाउरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हो, वो क्या असेसमेंट है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस्ड है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट है। इमरजेंसी असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट का मतलब एक पेशेंट में सडन बैठे बैठे कार्डियक अरेस्ट आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, अब आप उसका क्या करोगे, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग चेक करोगे, सीएबी सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग चेक करोगे, ये इमरजेंसी असेसमेंट है कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, उस कंडीशन में आप जो असेसमेंट करोगे उस असेसमेंट की गाइडलाइन ऑलरेडी फिक्स होती है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कार्डियक अरेस्ट आता हो, हार्ट अटैक आता हो, हम सबसे पहले सीएबी चेक करते हैं, सीएबी चेक करते हैं। फिर आता है टाइम लेफ्ट असेसमेंट, नाम से दिखा टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट का मतलब है कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, तो कुछ किस समय के बाद, आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, आफ्टर इनिशियल असेसमेंट के कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद या कुछ मंथ बाद वापस से पेशेंट को रीअसेस करते हैं, वापस से पेशेंट को रीअसेस करते हैं। जैसे या तो शिफ्ट एंड पे पेशेंट को असेस करेंगे, 6 आवरली मॉनिटरिंग कुछ है तो 6 घंटे बाद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया मॉर्निंग में, आप कुछ नोट डाला है कि असेस द रेट या यूरिन आउटपुट एट 2 पीएम या चेक ब्लड शुगर एट 2 पीएम, तो ये क्या इनिशियल असेसमेंट के कुछ घंटे बाद का असेसमेंट है। या फिर पेशेंट को छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से और बुलाया 15 दिन बाद, रिव्यू इन ओपीडी, रिव्यू इन ओपीडी आफ्टर 15 डेज, रिव्यू इन ओपीडी आफ्टर 15 डेज, तो पेशेंट 15 दिन बाद वापस आया, तो पेशेंट का दोबारा से हम असेसमेंट करते हैं, दोबारा से असेसमेंट कर रहे हैं, वो टाइम लेफ्ट असेसमेंट कहलाएगा। यानी कि टाइम लेफ्ट का मतलब है इनिशियल असेसमेंट के कुछ समय बाद का जो असेसमेंट होगा, कुछ समय बाद, वो चाहे घंटे हो, डेज हो, मंथ हो, टाइम लेफ्ट असेसमेंट कहलाएगा। नाम से दिख रहा है इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग फेज, इन द बिगनिंग, शुरुआती है, तो शुरुआत कब होगी, जब मरीज हॉस्पिटल में आएगा, उस टाइम पे जो असेसमेंट किया है। फिर आता प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट करना, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट कहलाएगा। इमरजेंसी असेसमेंट, नाम से दिख रहा है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी जब कोई हेल्थ इमरजेंसी आई, उस टाइम कुछ पर्टिकुलर असेसमेंट हम करेंगे, उसको इमरजेंसी असेसमेंट बोलेंगे। और टाइम लेफ्ट असेसमेंट है कि इनिशियल असेसमेंट के कुछ घंटे दिन बाद असेसमेंट, वापस पेशेंट को रीअसेस कर रहे हैं, वो टाइम लेफ्ट असेसमेंट कहलाता है। बच्चे बालिके, ओ बालिके, खड़ी हो थोड़ी देर, उठ के बैठ, ये आपके पास वाली नहीं, इधर वाली, हाँ हाँ, यू खड़े हो और बैठ 2 बार। अरे हमने इन्हीं आंखों से देखा कि तुम आंखें बंद करके यूं कर रही थी। कल उठो, नहीं नहीं, झुटला नहीं सकती, हमारी ऑब्जर्वेशन पे कोई डाउट नहीं कर सकता, बैठ जाओ। हॉस्पिटल में भी वार्ड में स्टाफ को सामान नहीं मिलता, क्योंकि मैं सामान का यूज नहीं करता, मैं तो एनएसओ, तो मेरा काम ओनली सुपरविजन है। अब स्टाफ को पता है, रोज वो यूज करते हैं, कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। मैं वार्ड में सुबह ड्यूटी जाता ही मेरी एक नजर मुझे दिख जाता है कि कौन सा सामान किधर पड़ा है, और स्टाफ पूरा वार्ड ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा सर, नेबुलाइजर मशीन ही नहीं है वार्ड में। मैं बोला इधर आ, तूने कहाँ कहाँ देखा, सर ढूंढ लिया सर, कहीं नहीं है। मैं बोला मैं यहाँ बैठ बता रहा हूँ, वो बेड नंबर के पास साइड पे लॉकर पे रखी हुई है, जाके देख के आजा। मैं गई थी वहाँ सर, गई थी तो अभी मैंने फेंकी वहाँ है, गई नहीं थी ना भाई, तुम यूं यूं देखते हो, यूं यूं देखने से क्या धुंधला दिखता है ना। तो हर चीज पे नजर फोकस करते हुए देखना है, तो पता चलेगा कौन है, यूं यूं देखने से कोई किसी का चेहरा नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसे ही मैंने देखा, ठीक है कोई बात नहीं। हो गया था असेसमेंट, टाइप्स हो गए, चलो। अब आता है नेक्स्ट स्टेप इज नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। अब असेस तो कर लिया, आफ्टर असेसमेंट प्रॉब्लम भी मिल गया है, तो हमको डायग्नोस बनाना है, क्या बनाना है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, ना कि मेडिकल डायग्नोसिस बनाना है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, और वो प्रॉब्लम फोकस्ड होता है, क्या होता है वो प्रॉब्लम फोकस्ड होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस डिजीज फोकस्ड है, और वो मेडिकल डायग्नोसिस कहलाता है। हमको बनाना है पर्टिकुलर हर सारी प्रॉब्लम का इंडिविजुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अब डाटा कलेक्ट हो गया, तो डायग्नोसिस मतलब समस्या क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये चीज मैं किसमें देखेंगे, डायग्नोसिस में। तो क्लिनिकल जजमेंट ऑफ पेशेंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, पेशेंट को अभी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, और पोटेंशियल का मतलब क्या है, आगे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आगे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस पे जजमेंट लेना क्या कहलाएगा, डायग्नोसिस कहलाता है। क्या गुटरगुम कर रही है बेटा, हम्म हम्म, क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो, सीरियल लगा दे टीवी पे, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ऐसा, या नागिन, हम्म, गोपी, गोपी क्या है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस इज व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम और मे बी पोटेंशियल प्रॉब्लम, उस पे जजमेंट लेना है, उस पे जजमेंट लेना है कि पेशेंट को एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है और फ्यूचर में पोटेंशियल और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्लिनिकल जजमेंट डायग्नोसिस कहलाता है, उसका क्लिनिकल जजमेंट डायग्नोसिस कहलाएगा। हो गया, हो गया, चले। अब इसके भी टाइप्स है, नहीं हुआ था, धीरे से कहीं आवाज आई कुछ, वो पतली सी आवाज थी कोई, अच्छा हो गया था। नर्सिंग डायग्नोसिस के टाइप्स में एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है भाई, नाम से दिख रहा है एक्चुअल है, एक्चुअल का मतलब क्या है,
प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। एक्चुअल प्रॉब्लम जब हमने असेस किया वो प्रॉब्लम पेशेंट में दिखी, वो प्रॉब्लम पेशेंट में प्रेजेंट थी, ये एक्चुअल डायग्नोसिस बनेगा। आपका एग्जांपल आपके सामने है, शायद से फूल रही थी भाई साहब की, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है पेशेंट की, ये क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम। तो एक्चुअल प्रॉब्लम बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस कहेंगे। पहले एक टिप लो, उसके बाद अगले पे देखेंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम जो असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट में पेशेंट में थी, उस पे जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा वो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस कहलाएगा। और इनिशियल असेसमेंट कब होता है? ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट, रिस्क डायग्नोसिस। रिस्क डायग्नोसिस क्या है कि प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट प्रेजेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। नाम से दिख रहा है रिस्क है, रिस्क है का मतलब है एक्चुअल प्रॉब्लम तो अभी नहीं है बट इन फ्यूचर में अराइज, इन फ्यूचर प्रॉब्लम में अराइज। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस डिक्रीज रहती है, पेशेंट की कॉन्शियसनेस डिक्रीज रहती है, या पेशेंट को सीजर्स आते हैं। तो हमको पता है कि रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ इंजरी हो सकती है, रिस्क ऑफ इंजरी हो सकती है, तो ये डायग्नोसिस क्या कहलाएगा? रिस्क डायग्नोसिस कहलाएगा। जब एक्चुअल प्रॉब्लम तो अभी नहीं है बट सर्टेन रिस्क फैक्टर है, क्योंकि डिजीज कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट के कॉन्शियसनेस में चेंजेस आ रहा है, या फिर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, तो इन फ्यूचर जब पेशेंट का कॉन्शियसनेस डिक्रीज होगा या जब सीजर्स आएगा तो पेशेंट गिर सकता है, तो रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है, रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है। तो रिस्क ऑफ इंजरी वाले डायग्नोसिस को हम क्या कहेंगे? रिस्क डायग्नोसिस कहेंगे। तुम्हें कोई खतरा नहीं है, खतरा टल चुका है, अब रिलैक्स हो सकते हो। तो खतरा टल गया है? नहीं, मंडरा रहा है अभी भी है? नहीं टला है? चलो, फिर आता है वेलनेस डायग्नोसिस। वेलनेस डायग्नोसिस डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पॉन्सेज। नाम से दिख रहा वेलनेस, तो वेलनेस कैसे चेक करेंगे? ह्यूमन रेस्पॉन्स से चेक करेंगे। तो ह्यूमन रेस्पॉन्स टू द लेवल ऑफ वेलनेस इन इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। यहाँ इंसान का ट्रीटमेंट के प्रति, हॉस्पिटल स्टाफ के प्रति उसका रेस्पॉन्स कैसा है, जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, उसमें पेशेंट रेस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, हाउ पेशेंट इज रेस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, टू द काउंसलिंग, टू द थेरेपी। ये किसमें आएगा? वेलनेस डायग्नोसिस में आएगा। यहाँ डायग्नोसिस बनता है कोपिंग मैकेनिज्म वाले, कौन से वाले? कोपिंग मैकेनिज्म, रेडीनेस फॉर लर्निंग, रेडीनेस फॉर लर्निंग, रेडीनेस फॉर कोपिंग, और रेडीनेस फॉर स्पिरिचुअल वेलबींग। ये वाले डायग्नोसिस वेलबींग डायग्नोसिस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वेलबींग डायग्नोसिस। यहाँ पेशेंट का, यानी पेशेंट ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट और थेरेपी चेक करा जाएगा, और ह्यूमन रेस्पॉन्स पे डायग्नोसिस बनेगा कि रेडीनेस या फिर इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। ये तो देखा होगा तुमने नर्सिंग डायग्नोसिस केयर प्लान में कहीं ना कहीं, इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म ड्यू टू स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ऑफ हॉस्पिटल, ड्यू टू स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ऑफ हॉस्पिटल। ये वाला डायग्नोसिस वेलनेस डायग्नोसिस कहलाता है। फिर एक और डायग्नोसिस है जो है पॉसिबल डायग्नोसिस। क्या नाम है इसका? पॉसिबल डायग्नोसिस, यानी कि पॉसिबिलिटीज है। यहाँ एल्डरली विडो जो अकेले रहते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो पॉसिबिलिटी क्या लगा सकते हैं कि पॉसिबल सोशल आइसोलेशन, क्योंकि अकेले है, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता, अकेले रहने का पॉसिबिलिटी है। विधवा हो गए हैं तो अकेलापन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। या फिर ऑलरेडी पहले से अकेले ही रह रहे हैं, तो क्या है? सोशल आइसोलेशन। और पॉसिबिलिटी है किसकी दिख रही है? सोशल आइसोलेशन की। याद रखना है पॉसिबल डायग्नोसिस में ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आगे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो एल्डरली विडो लिव अलोन, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आइसोलेशन में होंगे या रह रहे होंगे। तो पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू विडो लिख दो, एल्डरली लिख दो, या लिविंग अलोन लिख दो, लिविंग अलोन लिख सकते हैं। तो ये जो डायग्नोसिस है मेनली 4 तरीके के, ये आपको ख्याल में रखने हैं, ध्यान में रखना है। ख्वाबों ख्यालों में नहीं, वैसे ख्याल में रखना है, यानी ध्यान में रखना है, याद रखना है, दिमाग में रखोगे तभी याद रहेगा बेटा। क्या हुआ, धूप से छुप रही हो? सूरज ऐसे नहीं रुकेगा। हुँ? बंद कर दो उसको, तभी आएगा वैसे। तो एक्चुअल डायग्नोसिस एक्चुअल प्रॉब्लम बेस्ड है। रिस्क डायग्नोसिस प्रॉब्लम अभी तो नहीं है बट सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर है, सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर है। वेलनेस डायग्नोसिस जिसमें ह्यूमन रेस्पॉन्स देखते हैं, ह्यूमन रेस्पॉन्स देखेंगे। एंड पॉसिबल डायग्नोसिस ये है कि पॉसिबिलिटीज यही है कि कोई बूढ़ा इंसान फैमिली था या विडो है, या फैमिली में और कोई नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि सोशल आइसोलेटेड होगा, सोशली आइसोलेटेड ही रह रहा होगा, तो ये पॉसिबल डायग्नोसिस बनता है। लिख पाए हो? लिख लिया या बाकी है? हो गया क्या? लड़के बोल नहीं रहे आज, क्या चक्कर है भाई? अब डिफरेंस देखा जाए कि मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या फर्क है। मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्क क्या हो सकता है? तो मेडिकल डायग्नोसिस कौन बनाता है तुमको पता है, और नर्सिंग डायग्नोसिस कौन बनाता है? तो नर्सिंग डायग्नोसिस तुम ही लोग बनाओगे, और जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो डॉक्टर बनाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या पढ़ेंगे? पेशेंट के बारे में, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल सारी प्रॉब्लम को ख्याल में रखते हुए केयर करना है। वही मेडिकल डायग्नोसिस ओनली फोकस्ड ऑन पेशेंट डिजीज, ओनली फोकस ऑन पेशेंट डिजीज। उसमें फियर, एंजाइटी, रिस्क फॉर फॉल, ये वो कोपिंग मैकेनिज्म वो कुछ नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता, उसने साइन एंड सिम्टम दिखे और डिजीज का डायग्नोसिस बना दिया। क्या हुआ, बारिश आ गई क्या? हुआ तभी खुशबू आई मुझे। अच्छा हुआ ना, गर्मी कम होगी कुछ। हम्म?
आवाज आ रही? हाँ आ गई। ठीक है। आंधी भी है साथ में। चलो कोई नहीं, आंधी भी ध्यान में, तो इधर ध्यान दो। नर्सिंग डायग्नोसिस किसके साथ डील करता है? अरे उसको ठीक से बंद कराओ भाई, दरवाजा तोड़ोगे यार। है कोई ऐसा आदमी जो बंद कर सकता है? हाँ आजा बेटा, तू ही आजा। ये लड़कियां तो खुश हो रही, हो दरवाजा, ओ ऐसे आ रहा दरवाजा। हाँ बंद कर बेटा। हाँ शाबाश। ओ अब टीवी ऑन कर दो, कोई हिम्मत वाले हैं जो आसपास, हिम्मत वाली भी कर सकती है ऑन। हो गए ऑन? ऑन हो गई क्या? है ये ऑन? सारे ऑन है भाई? कर दो उसको, ऑन कर दो। अरे ऑनलाइन वालों, तुम तो नहीं गए कहीं, या बारिश में बह गए तुम? हो अभी उनको। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस ह्यूमन रेस्पॉन्स को डील करता है। ह्यूमन रेस्पॉन्स में एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम दोनों को देखता है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम अभी है और फ्यूचर में और क्या हो सकती है, पोटेंशियल प्रॉब्लम उसको बोलता है, उस पर फोकस करेगा। मेडिकल डायग्नोसिस ओनली डील्स विद डिजीज, ओनली डील्स विद डिजीज। तो तीन डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। क्या हुआ? कोई आया है? कौन है वो? और भाई साहब, और भाई साहब, अंदर ले लो इसको। क्या चेक करना है भाई? ठीक है करो। तो लिख लो द डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस। द डिफरेंस मेन क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग बनाओगे, मेडिकल डायग्नोसिस डॉक्टर्स बनाएंगे। इसके अलावा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो फिजिकल, सोशल, मेंटल, सारे साइकोलॉजिकल इन एस्पेक्ट पे काम करेगा। और जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो ओनली डिजीज कंडीशन पे फोकस रहेगा। इसके अलावा हम ह्यूमन रेस्पॉन्स चेक करते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्क फैक्टर में। एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्क फैक्टर में पानी आया? तूफान है तूफान। अरे बह नहीं जाएगी बेटा, तुमको डूबने नहीं दिया जाएगा, आई प्रॉमिस। ये वादा रहा कि तुम नहीं डूबोगी। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे भाई वो बंद कर दे, खिड़की खिड़की टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। कई आंधियां तूफान आएंगे रास्ते में तुम्हारे। हैं? सिटी कौन बजा रहा है भाई? बाहर है क्या? बच्चे हैं? मैं सोचा खुश हो गया कोई, क्या मजा आ गया। हम्म। और कोई जो डूब रहा है वो इधर आ जाए प्लीज। बस हो गया, देखा तुम उठे और बंद हो गई बारिश। बैठे रहो थोड़ी देर और, आने दो उसको। हो गया अब ये लिखे? नहीं? अरे बोलो ना हाँ कि ना। हाँ। हम्म। अच्छा वो आए थे ना भैया जी, कहाँ गए? कर रहे ना उन? गए? कहाँ गए यार? गए? तो आए किस लिए थे? गजब बात है यार। अरे बेटा सुनो, रिमोट नहीं और है? है? तो लेने क्यों गए रिमोट? कौन आदमी था वो यार, बुलाओ उधर उसको। चले ही उठ जाता ना रे पहलवान। देखो टीवी देखो। वो कौन सा वॉर था जिसमें नाइटिंगेल यूं लालटेन लेके यूं घूमी थी बेटा? कौन सा था वो? कौन सा था? कौन से वॉर में नाइटिंगेल यूं लेके लालटेन लेके घूमी थी? है? कौन सी लड़ाई थी वो? कल लिखा है उस लड़ाई का नाम, कोई वॉर था वॉर। अगर तुमने ये नहीं बताया तो अभी होगा वर्ल्ड वॉर। बताओ। कौन सा था? क्रीमियन वॉर। बार बार ऑन करो, ऑन करो। अरे पहले ना तुम ऑन करना जानते हो ना, पुराने बच्चे, करो ना इसको चालू। सब नहीं हो गया? अरे तो तू भी एक कार्यकर्ता बन जा थोड़ा। ऑन कर लो, ऑन कर लो। गजब हो रहा है भाई आज। तो रास्ते में ऐसी परेशानियां बहुत सारी आएगी, तुमको डरना नहीं है ना? ना घबराना है ना डरना है। हाँ दुखी तो क्या ही करोगे? कुछ नहीं, डरना नहीं, तुमको अपना काम करते रहना है। जो आई है आंधी तूफान वो भी चली जाएगी, थोड़ी देर के लिए है। क्योंकि मुसीबतें ज्यादा देर रुक नहीं सकती है ना। बस तुमको पेशेंस रख के डटे रहना है। जैसे अभी तुम डर के भागता कि वो आंधी तूफान आ गई गिर जाएगा, पर तू नहीं डरा। बाहर जाता तो और गिरने का खतरा था, पर यहाँ बैठा रहा तो सब सेटल हो जाएगा मामला। वैसे ही सेट हो जाएगा पहलवान, डरने की बात नहीं। हम्म? अरे ऑन कर दो रे जल्दी यार। हो गया, पर उधर नहीं हुआ ना, उधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ। ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कब आएगा? अरे वो तुम्हारा ख्याल रखता है। हाँ। नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग स्टेप। और प्लानिंग में ही इंटरवेंशन आएंगे और प्लानिंग में ही गोल आएगा। गोल और इंटरवेंशन किसमें, कौन सी स्टेप में डिसाइड होंगे? प्लानिंग में। अब देखो क्या मामला है कि हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम। प्लानिंग करनी क्या है कि जो डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, जो डायग्नोसिस हमने बनाए हैं, उसको मैनेज कैसे करेंगे। हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम। प्लानिंग में हमारा मेन काम यही है, हमको देखना है कि उस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करेंगे। तो कैसे मैनेज करेगा, कैसे करेगा? स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कैसे करेंगे? स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लान बना डालेंगे। तो बनाते हैं प्लान। तो कोई भी जब प्लान बनाते हैं तो गोल सेट करना होता है। प्लान बनाएंगे तो गोल सेट करना होगा। जैसे तुमने कोचिंग आने का प्लान बनाया तो गोल क्या है? सरकारी नौकरी। गोल यही है सरकारी नौकरी। किसी के बड़ा गोल है, जैसे
अपना नॉर्सेट है, एम्स है, कईयों का स्टेट गवर्नमेंट है, कईयों का ईएसआई है, कईयों का दिल्ली गवर्नमेंट डीएसएसबी है, कईयों का रेलवे, कुछ सीएचओ है? आंगनवाड़ी वाले हो, आंगनवाड़ी में तुम्हें नहीं लगाया जाएगा लड़कों। तुम्हारे लिए रास्ते वहां भी बंद है। आंगनवाड़ी का तो गोल रहने ही दो तुम। हम्म? उस गोल को तो रहने ही दो। तो ठीक है, स्ट्रेटेजी बना ली, स्ट्रेटेजी बनाया, प्लान बनाया, मतलब प्लान बनाया तो गोल होगा, तो गोल सेट करने हैं। और जब गोल सेट कर लिया कि एम्स जाना है, सेलेक्ट होना है, तो सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना क्या है? इंटरवेंशन करने भाई, पढ़ना है। पढ़ना कैसे कैसे है, वो सब इंटरवेंशन है। कैसे कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी जो बनाओगी वो क्या कहलाएगा? इंटरवेंशन कहलाएंगे। प्लानिंग के भी टाइप्स है। प्लानिंग के टाइप्स की बात करें तो ये भी सेम वही है, इनिशियल प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग नाम से दिख रही है, इनिशियल वर्ड जहां भी आ गया, यानी कि ऑन असेसमेंट और ऑन इनिशियल असेसमेंट और ऑन एडमिशन टाइम, ऑन एडमिशन टाइम है। फिर आता है ऑनगोइंग प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या है? जस्ट रूटीन नॉर्मल में चलती रहेगी प्रोसेस में, नॉर्मल प्रोसेस में है डेली की, अभी अच्छा पेशेंट की ये रिपोर्ट्स आ गई, अच्छा इसका केएफटी बढ़ा हुआ आया है, तो केएफटी बढ़ा हुआ आया मतलब इट्स रिलेटेड टू रीनल प्रॉब्लम। तो रीनल प्रॉब्लम को और आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप की प्लान करनी है कि इसकी सिटी करा ली जाए। सिटी में देखेंगे, तो ये सब क्या है? स्टेप बाय स्टेप आगे की ऑनगोइंग प्लानिंग है। एक स्टेप पूरा होने के बाद आगे की जो प्लानिंग होगी वो ऑनगोइंग प्लानिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑनगोइंग प्लानिंग। फिर आता है आपका डिस्चार्ज प्लानिंग। अब पूछा जाए कि डिस्चार्ज प्लानिंग कब करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, कब करते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग? ऑन एडमिशन डिस्चार्ज प्लानिंग इज ऑलवेज डन ऑन एडमिशन, याद रखना है। तो डिस्चार्ज प्लानिंग डन ऑन एडमिशन टाइम, ऑन एडमिशन टाइम। ऑनगोइंग प्लानिंग में क्या आप समझे? तो ऑनगोइंग का ऑनगोइंग नाम से दिख रहा है, ऑनगोइंग का मतलब कंटीन्यूअस प्लानिंग है। ऑनगोइंग का मतलब है कंटीन्यूअस स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग है। एक स्टेप चेक कर लिया, नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग कर दी, नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग करी, सिटी करा ली, फिर ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होगी? सिटी की रिपोर्ट देखी तो देखा एक किडनी सिकुड़ गई, इतनी सी हो गई, ये काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी, तो करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग इज हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग क्या है? हीमोडायलिसिस। तो ये क्या है? ऑनगोइंग प्लानिंग है। स्टेप बाय स्टेप ऑनगोइंग जो प्लान किया जाएगा वो ऑनगोइंग प्लानिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑनगोइंग प्लानिंग। तो प्लानिंग का सिंपल मतलब है हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम, हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम। करेगा कैसे? तो कैसे करेगा? स्ट्रेटेजी बनाएगा, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद गोल सेट करने होंगे, और जब गोल सेट हो गए तो उस गोल तक जाने के लिए इंटरवेंशंस करने होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी, तब गोल तक पहुंचेंगे, तब गोल तक पहुंचेंगे। ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? आपके प्लानिंग में। तो कल नरसिंह की माता का बर्थडे है। हम्म? क्या है? बर्थडे है। तो तुम लोग कुछ प्रोग्राम नहीं कर रहे हो? मैंने सुना कोई आया तुमसे पूछने और किसी ने हाथ ही खड़ा नहीं किया कि मैं कोई प्रोग्राम में भाग लूंगी या लूंगा। कोई नहीं आया था, वो अफवाह थी। कोई नहीं, वही कर देना। तुम टैलेंटेड हो, डांस अंदर आता है किसी के, किसी को पोएम आती है, किसी को सॉन्ग आता है, किसी को स्पीच आता है, वो ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं। थोड़ा ही करेंगे, टाइम शेड्यूल अभी फिक्स नहीं है। क्लास तो लगेगी, प्रोग्राम कोई 5-6 घंटे का तो है ही, मैसेज देगा, एक आध घंटे का करेंगे, एक आध घंटे का प्रोग्राम रहेगा, बाकी सब क्लास होगी। लिख लिया? अरे लिख लिया, बोलते नहीं हो फिर। अब प्लानिंग हो गई, अब उस प्लान को एक्शन में डालना है। जो प्लान किया है उसको एक्शन में लाना है। पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन क्या कहलाएगा? इंप्लीमेंट करना है। जो गोल के लिए हमने इंटरवेंशन चूज किए थे, एक्चुअल इंटरवेंशन सेलेक्ट किए थे, अब उसको इंप्लीमेंट करना है, अब उसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये ध्यान रखना है। तो प्लान को एक्शन में लाना है। यहाँ जो स्ट्रेटेजी बनी थी, प्लान बना था, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन में लाएंगे। एक्शन में कैसे लाओगे? इंटरवेंशन क्या है कि पेशेंट हैविंग, जैसे हमको डायग्नोसिस में पता चला कि पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो हम इंटरवेंशन चूज करेंगे। क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टी में? कि प्रोवाइड, सबसे पहले प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन दैट इज सेमी टू हाई पोलर पोजीशन। दूसरा इंटरवेंशन चूज करेंगे क्या? कि असेस द रेस्पिरेटरी पैटर्न एंड रेट, असेस द रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लाइक ब्रोंकोडायलेटर या नेबुलाइजेशन या ऑक्सीजन थेरेपी जो भी है। तो अभी इंटरवेंशन थे, अब एक्चुअल में ये करना है। एक्चुअल में कैसे करोगे? कि प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन था इंटरवेंशन, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? कंफर्टेबल पोजीशन लाइक हाई पोलर, सेमी पोलर या पोलर पोजीशन गिवन टू द पेशेंट, गिवन या प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। ये क्या कर दिया है? इंप्लीमेंटेड, इंप्लीमेंटेशन हो गया। दूसरी चीज थी, क्या थी दूसरी चीज? क्या थी? असेस द रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न। इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? कि रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न असेस्ड, रेस्पिरेटरी रेट इज 24 एंड इरेगुलर ब्रीथिंग, एंड इरेगुलर ब्रीथिंग, ये इंप्लीमेंटेशन हो गया। थर्ड था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। अब लिखेंगे प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन दैट इज नेबुलाइजेशन विद डिओलिन और बुटीकोट और अस्टेलिन गिवन, अस्टेलिन गिवन। ये क्या हुआ? इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो इंप्लीमेंटेशन करना है, जो इंटरवेंशन चूज किए थे उसको एक्शन में लाना है, कर देना है। क्या कहलाएगा? इंप्लीमेंटेशन कहलाएगा। अब जब इंप्लीमेंटेशन हो गया है, तुमने नेबुलाइजर लगा दी, कंफर्टेबल पोजीशन लगा दी, ऑक्सीजन लगा दी, सब कर दिया। अब इवैल्यूएट करने का वक्त आ गया कि जो हमने किया उससे पेशेंट को रिलीफ मिला या नहीं मिला। जो सारा इतना किया है पेशेंट के लिए, अब उस पेशेंट को बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ? सिम्टम्स आर रिलीव्ड और नॉट, सिम्टम्स आर रिलीव्ड और नॉट। तो याद रखना है, उसको रीअसेस करना है। ये किसमें आएगा? इवैल्यूएशन में आएगा। जब रीअसेस करेंगे, देखेंगे कि जो गोल बनाए थे वो फुलफिल नहीं हुए हैं, तो रिवाइज करेंगे पेशेंट का केयर प्लान। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। डज सच रिवीजन डिसीजन टेकिंग टेक्स प्लेस, यानी कि पेशेंट के जो केयर किया है उसको हमने इंप्लीमेंटेशन किया है, उसको रीअसेस करेंगे, इफेक्टिव नहीं है तो रिवाइज करेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे, रिवीजन करेंगे।
बातें ना करे बेटा ऑनलाइन बच्चे। ओ पार्थ। क्या बातें कर रहे हो भाई? ये दीक्षा बातें कर रही है लगातार, अंजलि बातें कर रही है, क्या बातें कर रहे हो? ऑनलाइन थप्पड़ भेज सकता हूँ मैं? नहीं नहीं। लो एक क्वेश्चन आया अब आएंगे 5-7 क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जल्दी बोलो फटाफट। ठीक से 2 बार पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम बहुत है तुम्हारे पास। मैं उधर आके पर्सनल पूछूंगा, कौन गलत आंसर बोलेगा तुरंत मुर्गी मुर्गा बना दूंगा वहीं आज, और वो मुर्गी बना के जो नॉनवेज खाता है उसको दे देंगे। वो बस नहीं लेनी है बेटा। हाँ, दीवार का सहारा लिया। हम्म, क्या लगता है पहलवान तुम? धीरे से बताना सिर्फ मुझे, क्या लगता है बेटा? है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? आइडेंटिफाई। वर्ड आइडेंटिफाई इज टू रिकॉग्नाइज, यानी कि आइडेंटिफाई का मतलब होता है रिकॉग्नाइज। वैसे ही तुमसे पूछा है वर्ड डू का मतलब क्या है? हम्म। हम्म। क्या लगता है बेटा? क्या लगता है? सोचो सोचो। देखो क्वेश्चन इतना सिंपल है कि 2 वर्ड है तुम्हारे सामने। वन वर्ड इज आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई मींस रिकॉग्नाइज, पहचानना। दूसरा वर्ड है आपके साथ डू, तो डू डू मतलब कुछ करना। तो कौन से में इनमें कुछ करना है, किसमें मीनिंग है? बताओ किसमें कुछ कर रहे हो? इतना सिंपल है? कौन सा? बी? अरे बी फॉर बकरी या बी फॉर डॉग? हाँ, ठीक था। हाँ चलो, और क्वेश्चन आया एक। ड्यूरिंग विच स्टॉप ऑफ नथिंग प्रोसेस डज सच रिवीजन डिसीजन? रिवीजन डिसीजन किसमें लेंगे? ए में? अच्छा, रिवीजन डिसीजन किसमें लेंगे भाई? कि जो हमने इंप्लीमेंटेशन किया था, whatever we did in नथिंग प्रोसेस और इंप्लीमेंटेशन आर इफेक्टिव और नॉट। इफ नॉट इफेक्टिव देन रिवाइज प्लान को क्या करना है, रिवाइज करना है, तो ये किसमें देखेंगे? होशियार हो चुके हो तुम थोड़े से। हम्म, पेड़ के साथ तो सब डी बी कर देते हैं। आंसर डी है ना, तो भी वो बी बोलता तो डी लेता है। क्या लगता है बेटा? धीरे से बताना, बेटे बेटे बता दे। बातें ना करो रे आपस में। हम्म, तुमको क्या लगता है बेटा? हम्म, उतना गंभीर क्वेश्चन ही नहीं था बेटा, इतना सीरियस क्वेश्चन है ही नहीं। यस बेटा। हम्म, सही है, सही है, सही है। हाँ बेटा, क्या लगता है? बोलो, कुछ तो लगता होगा, एबीसीडी। एबीसीडी कुछ भी बोलो। है? डी होगा? नहीं हो? अगर तुमको कुछ लगता है कि नहीं? है? नहीं? उधर कहाँ देख रही हो? क्वेश्चन इधर है ना, तो इतनी दूर कहाँ झाँक रही हो जब एकदम सामने है तो? मैं भी सोच रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, झाँक मारी है। क्या है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है भाई? सिंपल सी चीज है कि असेसमेंट ऑफ न्यूली एडमिटेड पेशेंट नॉट अंडरस्टैंड दैट एडमिशन असेसमेंट इज कंडक्टेड प्राइमरी टू। क्यों करते हैं इनिशियल असेसमेंट? टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट डाटा। इनिशियल असेसमेंट किस लिए करेंगे? डाटा कलेक्शन के लिए। थेरेपेटिक रिलेशनशिप के लिए असेसमेंट नहीं करना है। बताओ बेटा बताओ, आप बताओ। आपके पीछे, हाँ, आपका पड़ोसी। हाँ आप बताओ बेटा। वर्बलाइज और रिसेटेड बाय द क्लाइंट, पेशेंट के द्वारा बताया गया डाटा कौन सा है? हम्म, ऑब्जेक्टिव। कहाँ आ गए? बैठ जाओ। कौन सा डाटा है? हाँ। अरे भाई जो पेशेंट बोलेगा वो सब्जेक्टिव, हम ऑब्जर्व करेंगे वो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जर्व का ओबी याद रखो ना। हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, हम देखेंगे वो साइन है, पेशेंट बताएगा वो सिम्टम है, और सिम्टम है और सब्जेक्टिव डाटा है। सिम्टम है और सब्जेक्टिव डाटा है। काहे करते हो ऐसा भाई? ये तो हो। अब तुमने आंसर दे दिया तो रुके क्या करना था? इसलिए मैं भागे आगे। हाँ इसका बताओ, इसका बताओ। 10 रुपए का कैश इनाम होगा इसका आंसर जो देगा उसको। 10 रुपए के चुटकुले खाने के लिए। क्या करेंगे बेटा? एनालिसिस है पक्का? तुम्हारा भी एनालिसिस है? ये सब गलत है। बताओ बेटा, आप बताओ, ये सब गलत बोल रहे हैं, तुम्हारा क्या आंसर है? सी है? अच्छा,
देखा, बदला दिया ना आंसर। अरे भाई क्या पूछ रहा है कि नर्स इज एक्सप्लेनिंग द नर्सिंग प्रोसेस टू नर्सिंग असिस्टेंट होता है वार्ड बॉय, हॉस्पिटल ऑर्डरली, हॉस्पिटल अटेंडेंट बोला जाता है। इसमें क्या है कि विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस शुड इंक्लूड, इस बात को छोड़ दो, शुड इंक्लूड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा को इंटरप्रेट करना क्या कहलाता है? एनालाइज। किसी चीज को एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज करने का मतलब क्या है? अरे इंटरप्रेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सही है कि नहीं है, एनालिसिस है। बेटा वो सी नहीं था। अब 10 रुपए में 10 रुपए के इतने टुकड़े नहीं हो सकते। पर मैंने जिससे पूछा उसने गलत आंसर दिया, इसलिए 10 रुपए मेरे बच गए। मैंने पूछा उन्होंने बोला सी है, तो सी था नहीं बट भी निकला। हाँ, क्या हुआ? पार्टी बनती नहीं है इतने में तो। तो तुम अभी घबराने का नहीं, नए बच्चों के लिए स्पेशली रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं, अभी आज सेकंड डे है। अगर तुमको लगता है ये मामला बहुत टफ लग रहा है यार, मेरे तो आंसर 10 के 10 क्वेश्चन हो गए, आज गलत ही बता पाई हूं मैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। अभी इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल असेसमेंट चल रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और लोगों का बिल्कुल नहीं सुने, कॉल बिल्कुल ना करे अपने फ्रेंड को। वो एडवाइस करेगी कि अगर तुझे वहां नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ आ जा, जहां वो रह रही हो कहीं और जगह। तो ऐसा सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। इस पे एक कहानी है, जैसे आज हल्की सी बारिश हुई ना, वैसे ही एक बार बारिश हो रही थी। क्या हो रही थी? बारिश। इसका आंसर तो तुमको बता ही दिया, तुम्हें नहीं बता पाओगे मुझे पता है। एक बार बारिश हो रही थी तो 3-4 मेंढकों का झुंड जा रहा था यूं चलता हुआ। मेंढक समझते हो? हाँ, अंग्रेजों के लिए फ्रॉग, हमारे लिए मेंढक है। तो वो मेंढक जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने देखा एक गड्ढा आया। तो 3-4 लोग तो देख के चल रहे थे, तो मेंढक को लोग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी लोग देख के चल रहे थे, और दो फट से ध्यान नहीं दिया और उसके अंदर गिर गए। गड्ढा काफी गहरा था, गड्ढा गहरा था। तो उन्होंने मैंने नापा नहीं था एग्जैक्टली, अगली बार वहां से निकलूंगा तो मेजर करूंगा मैं। तो उस गड्ढे में गिर गए। अब जो अंदर दो गिर गए, बाहर दो बचे हुए थे। तो उन्होंने कूदने की कोशिश करी अंदर वालों ने, तो बाहर वाले यूं देखा, ओ बहुत गहरा गड्ढा है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, अब तुम रहने दो, कोई कोशिश मत करो, तुमसे नहीं होगा, हाथ पैर मत मारो, अब तुम अंदर ही मरोगे। अब ये बात सुन के एक जो मेंढक था, उसने हताश होकर उछलना बंद कर दिया, यानी कि ट्राई करना बंद कर दिया। और जो दूसरा मेंढक था, वो लगातार उछलता रहा। उसने बाहर वाले के लोगों की बात सुन रहा, यूं देख रहा और उछल रहा, जोर से उछलता रहा, उछलता रहा। और फाइनली उछल के बाहर आ गया। अब वो बाहर आए, बाहर आया तो लोगों ने कहा, बाकी मेंढकों ने उसको समझाया कि भाई, जब हमने बोला कि तुझसे नहीं हो पाएगा, उसके बावजूद तू कूदता रहा और वो तो अंदर ही रह गया। उसने कोशिश करनी छोड़ दी, तूने क्यों नहीं छोड़ी? तो पता चला वो बहरा था। और वो मेंढक जब इशारे कर करके बोल रहे थे तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, वो जोश में आ गया, बोल रहे कम ऑन कम ऑन, हो जाएगा। तो जोश में उछलता रहा और बाहर आ गया। तो ऐसे ही तुमको बहरा बनना है। कई लोग बोलेंगे तुमको भी, अच्छा वहां नहीं हो रहा तो इधर आ जा, ऐसा कर ले, तू ऑनलाइन कर ले, ऑफलाइन में तेरा नहीं होगा, तू ऑनलाइन ले ले, ऑनलाइन में क्या अलग हो जाता है भाई। ऑनलाइन अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। हाई मोटिवेशन चाहिए, कितना भयंकर वाला मोटिवेशन चाहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम लेटे पसरे पड़े हो, नींद आई है, यहाँ उबासी लेके एक झपकी लेके जग तो रहे हो वापस, वहां 1.5-2 घंटे बाद जगोगी घर पे बिस्तर में, है ना। 1.5-2 घंटे बाद आगे खुलेगी, वो वीडियो अपने आप चल के पूरा हो गया है, और योर डाटा 90% तक खत्म हो गया, ऐसा मैसेज भी आया हुआ पड़ा है ना। तो यहाँ हो मतलब कम से कम रोज 4-5 घंटे तपोगे तो सही। यहाँ इतना खुद से नहीं हो पाता, तो हाई मोटिवेशन के साथ पढ़ सकते हो ऑनलाइन। तो ऐसे लोगों की आवाजें नहीं सुनना है, उसको पॉजिटिवली लेते हुए पढ़ना है, नए बच्चों के लिए बताया था मैंने। तो यहाँ इसका आंसर क्या तुम्हारा भी यही था? प्रायोरिटी हमेशा अर्जेंसी ऑफ प्रॉब्लम देख के डिसाइड की जाती है। प्रायोरिटी किस पे? अर्जेंसी ऑफ प्रॉब्लम। अर्जेंसी का मतलब है विच प्रॉब्लम नीड्स इमीडिएट अटेंशन, विच प्रॉब्लम नीड्स इमीडिएट अटेंशन, उसको हम प्रायोरिटी वाइज रखेंगे, प्रायोरिटी वाइज रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कैसे भी ले सकते हो, एक पेशेंट है जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी के साथ आया, यू कर रहा है, साइनोसिस भी हो रखा है। एक पेशेंट आया, फीवर फ्रैक्चर है, पैर पकड़ो चिल्ला रहा है। एक पेशेंट नॉर्मल लूज मोशन हो रहा है, उल्टी हो रही है, कर रहा है। अब कौन सी को प्रायोरिटी देना है? अरे जिसकी सांसें रुक रही है भाई, पहले उसको देखेंगे, अदरवाइज सांसें उखड़ जाएगी। तो पहले सांस जरूरी है, सांस में सांस बिल्कुल जरूरी भाई। हम्म, हम्म। बताओ क्या कहना चाह रहा है ये? प्लानिंग, प्लानिंग स्टेप में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो असेसिंग एंड डायग्नोसिंग, इवैल्यूएटिंग गोल अचीवमेंट, परफॉर्मिंग नर्सिंग एक्शन एंड डॉक्यूमेंटिंग देम, और सेटिंग गोल एंड सेलेक्टिंग इंटरवेंशंस। अगर तुमको याद है कि मैंने क्या बताया था कि प्लानिंग में क्या करेंगे? और हाँ, तो क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है, आंसर क्या है बेटा? है, तो डी के साथ राज्य मिला रहे हो, बी यू, क्या आंसर है? हाँ, तो प्लानिंग में क्या आता है? गोल सेट करना है, और गोल तक पहुंचने का रास्ता कैसे 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 जाएंगे, उसकी प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग है। चलो बढ़िया है। डाटा प्रॉब्लम रैशनल इवैल्यूएशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड कौन सा है? साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन होता है? रैशनल। रैशनल का मतलब यही है कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और लॉजिक्स का मतलब क्या होगा कि साइंटिफिकली प्रूव्ड और अप्रूव्ड, है ना। तो रैशनल एक वो चीज है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है और अप्रूव्ड है। साइंटिफिकली प्रूव्ड और अप्रूव्ड को हम रैशनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रैशनल। कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा,
उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन होता है, वो क्या कहलाएगा? रैशनल। अभी वैसे टाइम है यार, अगला टॉपिक शुरू कर सकते हैं अपन। कुछ तो करेंगे, ऐसे तो नहीं रहेंगे। हाँ चलो रिवीजन कर लो। रिवीजन में मैं पूछूंगा और बहाने से बाहर नहीं जाने दूंगा कि वॉशरूम जाना है, यहाँ जाना है, मैं जाने नहीं दूंगा। रिवीजन के टाइम पे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा, ये पक्का है। ठीक है, तो रिवीजन से याद आया कि आज तुमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा? डिफामेशन। डिफामेशन का मतलब यही है, डिफेम करना। डिफेम का मतलब क्या है? किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए बदनाम करना उसको, या तो ये लिखित में करेंगे या वर्बली करेंगे। और अगर रिटर्न में कर दिया गया है किसी को बदनाम, तो क्या कहेंगे उसको? बेटा पर्चे छपवा दी, रामलाल चोर है, बांट दिए यूं, दीवार पर चिपका डाले रामलाल चोर है ऐसा लिख के, है। हाँ वेरी गुड। लाइबेल लिबेल जो बोल रहा है बोलो, वो कहलाएगा। दूसरा, मुंह से बदनामी, रामलाल चोर है,